आमदन से ज्यादा असासों का केस, अगर कोई एक परफेक्ट केस बनता है आमदन से ज्यादा असासों का, वो बनता है इमरान खान के ऊपर। 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2013 की, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2015 में कोई जादू का चिराग उनके पास आया, अली बाबा जो है उन्होंने, पता नहीं उनके पास कौन से 40 चोर थे कि उनके असासे बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख से असासे बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। उस्मान बुज़दार ने जून 2018 के एफिडेविट में अपने लिए 10 लाख से कम असासाजात डिक्लेयर किए। अब जराए के मुताबिक जो है इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब का खानदान अरबपति खानदान है, लेकिन वो तमाम या फ्रंटमैनों के नाम पे चीजें हैं या वो डिक्लेयर नहीं की गई हैं और छुपाई गई हैं। उन पर जूनी रिंगी और उन्होंने कोई जवाब जमा नहीं कराया तब तक जब तक जाहिद गशकोरी साहब जो जियो के एक बड़े मायानाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने उसको ब्रेक नहीं किया। और जाहिद गशकोरी साहब की ब्रेकिंग के बाद जो है उसमें थोड़ा सा मैंने भी तेल डालने की कोशिश की और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जिस नोटिस को बुज़दार साहब जो हैं वो बॉदर नहीं कर रहे थे, उस खबर की ब्रेकिंग के 2 घंटे के बाद, मैं बड़ी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन दे रही हूं आपको, बुज़दार साहब ने मीडिया पे वो खबर ब्रेक होने के 2 घंटे के बाद अपना जवाब जमा कराया है। उससे पहले बुज़दार साहब ने अपना जवाब भी जमा नहीं कराया था। और उस जवाब के अंदर मैं चैलेंज करती हूँ कि जिसको बड़ा शौक है ना दूसरों को बातें करने का, और वो फैक्ट्स जो है वो सामने लेके आए और बताएं कि बुज़दार साहब ने अपना जवाब कब जमा कराया है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो उनको नोटिस दिया गया था। बुज़दार साहब के जो कुछ फैक्ट्स बड़े मज़ेदार इंटरेस्टिंग है। 2018 जून में जो आप बात है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर हम हर साल एक एफिडेविट जमा कराते हैं और उस एफिडेविट के अंदर जो है वो हम अपने हर साल अपने असासों की डिटेल्स देते हैं। उस्मान बुज़दार ने जून 2018 के एफिडेविट में अपने लिए 10 लाख से कम असासाजात डिक्लेयर किए। 2018 के एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 10 लाख से कम असासाजात थे और 2015 से 2017 तक उस्मान साहब ने 0 टैक्स दिया। ये मेरे पास उस्मान बुज़दार का FBR का सर्टिफिकेट मौजूद है, जिसमें बुज़दार साहब ने 2015 में 0 टैक्स, 2016 में 0 टैक्स और 2017 में जो टैक्सेबल इनकम बताई उन्होंने वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। टैक्सेबल इनकम उनकी सिर्फ 3,88,900 रुपए थी और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कुछ हजार रुपए जो है वो टैक्स दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए, और इसीलिए उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अब नोटिस भेजा, क्योंकि उस नोटिस के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब के पास लग्जरी गाड़ियां हैं और वो लग्जरी गाड़ियों का हिसाब क्या है कि वो लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई है। और उस लग्जरी गाड़ी के बारे में मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है ये किस जो है वो उनकी मासूम शक्ल है, किसी गिफ्ट दे दिया है उनको, या उनकी वक्त पे तरस खा के किसी ने उनको गिफ्ट दे दिया है। इस गिफ्ट के बदले में उनसे क्या लिया गया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सामने आना चाहिए। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात, अब जराए के मुताबिक जो है इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब का खानदान अरबपति खानदान है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, इस वक्त बुज़दार साहब का खानदान अरबपति खानदान है, और लेकिन वो फ्रंटमैनों के नाम पे चीजें हैं या वो डिक्लेयर नहीं की गई हैं और छुपाई गई हैं। और इसलिए पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो 2017 तक आपकी इनकम जो है वो 3,88,900 रुपए थी, वो अचानक से जो है वो उनके पास कौन सा जादू का चिराग लगा है, उनकी ज़राए इनकम क्या है जिसके ऊपर जो है तजारत के ऊपर उनको जो है वो नोटिस भेजा गया है।
अब इस कहानी का दूसरा भी एक किरदार थे जिनका नाम है ताहिर खुर्शीद साहब अल मारूफ टीके साहब। और मैं समझती हूँ कि टीके साहब इतने कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि टीके साहब वही करते हैं जो उनको उनके मास्टर के लिए कहते हैं, और या उनको फोन बनीगाला से आता है या उनको बुज़दार साहब कुछ कहते हैं करने के लिए। सो उनको भी नैब ने नोटिस भेज दिया है, और नैब ने भी उनको आमदन से ज़ायद असासों पर और उनकी सारी डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड जो भी उनकी प्रॉपर्टीज और चीज़ें हैं उनके लिए जो है वो उनको 8 जुलाई को जो है वो बुलाया गया है। मैं क्या कहती हूँ ये छोड़े, मैं समझती हूँ कि आप लोग जो सहाफ़ी बरादरी है वो हमसे ज़्यादा बाखबर भी होती है और फैक्ट्स भी होते हैं। आपके जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जो सेक्रेटेरिएट की बीट करते हैं, जो सीएम हाउस और सीएम ऑफिस की बीट करते हैं, उनके पास बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं इस हवाले से। सो नैब को चाहिए कि वो उन रिपोर्टर्स से भी राब्ता कर लें अगर उनके पास जो है वो कोई फैक्ट्स नहीं है। चेयरमैन नैब साहब को बहुत शौक है बड़ी बड़ी बातें करने का, बड़ी बड़ी कारकर्दगी दिखाने का और वो करने का। तो अब इसका हाल, इन नोटिस का, इस जो ताहिर खुर्शीद साहब का नोटिस है, इसका हाल शराब लाइसेंस स्कैंडल वाला नहीं होना चाहिए कि बुज़दार साहब को एक दिन चाय पीने बुलाया और चाय पे बुलाया है और उसके बाद फिर जो है वो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। चेयरमैन नैब साहब, बुज़दार साहब के खिलाफ आटा और चीनी का नोटिस भी आप ले चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी तहकीकात अभी तक कहाँ हैं, उन तहकीकात के ऊपर क्या हुआ। और नैब जो है, अब ये अगर नैब जो इमरान खान का एक बड़ा हैंड पिक्ड इदारा है, जो इमरान खान कहते हैं वो करने के लिए कोई कसर जो है वो उठा नहीं रखता, तो क्या ये तमाम फैक्ट्स जिसके ऊपर आपको पता है इमरान खान साहब जो है वो बड़ा कहते हैं मैंने फलाने की भी तफ्तीश करा ली, मैंने फलाने की भी तफ्तीश करा ली, जो एक स्कैंडल उठता है वो खुद ही तफ्तीश करा लेते हैं और खुद ही उसके ऊपर जो है वो क्लीन चिट दे देते हैं। इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है। इमरान खान साहब को पता नहीं चल रहा कि पंजाब में जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स किस तरह बिक रही हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता कि ठेकों के ऊपर जो पंजाब हुकूमत दे रही है पिछले 3 साल से, उसमें कौन कौन कितना कितना शेयर ले रहा है, उनको पता है, वो बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद वो कुछ भी करना नहीं चाहते। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बड़ा एक अच्छा फैक्ट है। आपने पीके फिल्म देखी होगी आमिर खान साहब की, तो आमिर खान साहब ने पीके इंट्रोड्यूस करा दिया, इमरान खान ने जेके इंट्रोड्यूस करा दिया, और हमारे बुज़दार साहब क्यों पीछे रहते, वसीम अकरम प्लस साहब ने जो है वो टीके इंट्रोड्यूस करा दिया। सो अब ये सारे जो टीके शीके मिलके ये जो इस पंजाब के साथ कर रहे हैं, मैं चेयरमैन नैब को जो है वो मैं दरख्वास्त नहीं करना चाहती, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ बड़े पुरजोर अल्फाज में कि कहीं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, कहीं तो किसी केस के ऊपर जो है वो ये गलती से साबित करने की कोशिश करें कि आप गैर जानिबदार हैं। आपने जितने भी केसेस इस स्कैंडल इस हुकूमत के अंदर निकले, वो हमारी एक प्यारी बाजी भी हैं, उनको जो है वो सिवाय दूसरे की तजलील करने के, उनको भूल जाता है कि दूसरे की तजलील करने से पहले आप अपनी तजलील कर रहे होते हैं। सो वो फरमाती हैं कि जी वो हम सब जवाबदेह हैं इस हुकूमत के अंदर। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जहांगीर तरीन जवाबदेह हो गए, जिसके बारे में आपने जाके कोर्ट में लिख के दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA ने उनके खिलाफ गलती से बना लिया था, और इस हुकूमत की हैसियत और औकात यह है कि जब तक जहांगीर तरीन को NRO अदालत में अनाउंस नहीं किया, ये बजट नहीं पढ़ सके, और बजट वाले दिन उसकी पेशी थी, पेशी के वक्त जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहा गया जरूरत नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली, NRO मिला, और उसके बाद ये बजट पेश करने के काबिल हुए, पंजाब के अंदर भी और उसके अंदर भी। नदीम बाबर को जो है वो जवाबदेह हो गया, कहाँ है नदीम बाबर, कहाँ है उसकी वो तहकीकाती कमेटी और वो जो उसके खिलाफ तहकीकात होनी थी। और अभी कल तो मैं देख रही थी, मीडिया पे खबरें आ रही थी, उनकी जो कंपनी है वो लंबी चौड़ी डिफॉल्ट सामने आए हैं कुछ 6 बैंकों के, नदीम बाबर साहब की। सो वो क्यों है, कैसे है, ये बड़े कॉर्पोरेट किस्म के क्राइम हैं जो होते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पंजाब के बहुत सारे वुज़रा कराम हैं, वो समीउल्लाह चौधरी साहब भी एक हुआ करते थे, आटा स्कैंडल के अंदर उनका नाम आया, वो वजीर थे, वजीर खुराक, और मुझे बताएं कि उनके खिलाफ क्या तहकीकात हुई। हमें तो, हमारे तो मेंबर्स को और हमारे जो लीडर्स हैं PMLN के,
उनको इंक्वायरी की स्टेज पे ही आप उठा लेते हैं, उनको आपको बड़ी ज़रूरत होती है। अब FIA के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हो जाएं उस जो है वो शुगर कमीशन की बनाई हुई जो है कमेटी के सामने, जिसने टैग बताना था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीनी 85 रुपए और उसके बाद 55 से 85 और 85 के बाद 120 रुपए कैसे हुई, उसका जो और उस पूरे शुगर स्कैंडल का ना नवाज शरीफ साहब से, ना शहबाज शरीफ साहब से, ना हमजा साहब से कोई ताल्लुक है, क्योंकि ना उन्होंने कोई सब्सिडी ली, ना उनकी शुमाल हो रहे हैं वो दादाजी के जमाने के। तो वो जो शुगर कमीशन बना था उसकी तहकीकात का क्या हुआ? जो अद्वियात के ऊपर स्कैंडल आया था, आमिर कियानी साहब को जो है वो किसको जवाब दे हुए? ये जो खुद फरदौस बाजी जो हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे जो है इल्जामात खुद उनकी हुकूमत ने लगाए, कुछ जो है वो लॉन्ड्री में धुलने से पहले उनके ऊपर लगे थे, और ये और लंबा इट्स लिस्ट गोज ऑन, एक लंबी लिस्ट है। वो हाशिम जवाम बख्त साहब जिन्होंने हमें बजट दिया है माशाल्लाह, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हमें बताया कि कमाद की कीमत में जो है वो कमाद की जो प्रोडक्शन है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। वो इजाफा किसान के लिए हुआ था या इनके लिए हुआ था, ये तो एक फैक्ट है। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आमदन से ज्यादा असासों का केस, अगर कोई एक परफेक्ट केस बनता है आमदन से ज्यादा असासों का, वो बनता है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान की ये 2013 के इंतखाबात से पहले, ये इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने जमा कराया, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और मैं 2013 और 15 को इसलिए कोट कर रही हूँ बिकॉज इसके अंदर एक जंप है। 2013 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, 2013 की जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2015 में कोई जादू का चिराग उनके पास आया, अली बाबा जो हैं उन्होंने पता नहीं उनके पास कौन से 40 चोर थे कि उनके असासे बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख से असासे बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। मैं जानना चाहती हूं कि इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, इसके ऊपर इदारे क्यों नहीं देखते, इसके ऊपर जो है इमरान खान की आज तक, मैं हमेशा टॉक शोज में भी हर जगह पूछती हूँ, कोई $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दे दें, इमरान खान का जराए आमदन क्या है? इमरान खान की आज तक जराए आमदन उनकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, बाकी लोगों को क्या पता होगा। सो ये है फिट केस आमदन से ज्यादा असासों का। और उसके बाद हमारे वसीम अकरम प्लस जो है वो अपने पीरो मुर्शद जो है इमरान खान, उनकी रवायात पे पूरा चलते हुए जो है वो उन्होंने इस वक्त जो अरबों का जंप लगाया है 10 लाख रुपए से 10 लाख से कम के असासे 2018 में बता के, अब वो जो है उनका खानदान अरबपति है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन 2 चीजें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हुकूमत पंजाब के अंदर अगर उनके बयानात में सच्चाई है तो मुझे ये बताएं उस्मान बुज़दार का जवाब इलेक्शन कमीशन ने कब जमा हुआ एग्जैक्टली हमें जवाब तो चले, आप बताएंगे नहीं बताएंगे वो अलग बात है। मैं डेट और टाइम पूछना चाहती हूँ। मीडिया पे जाहिद गशकोरी साहब की खबर ब्रेक करने के बाद 2 घंटे के बाद आपने जवाब जमा कराया, क्योंकि आपको पता लगा कि अब मीडिया को पता लग गया है और अब इससे बचा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि बुज़दार साहब ने जो गिफ्ट्स उनको मिले हैं, जो चीज़ें उनको मिली हैं, उनको क्यों मिली हैं? क्या एक हुकूमती ओहदेदार होते हुए किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करना वो क्या आपके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है? और आटा और चीनी स्कैम जो नैब जिसके ऊपर ऑलरेडी फरवरी से नोटिस ले चुका है, चेयरमैन नैब से पूछना चाहती हूं कि आपने अभी तक उस्मान बुज़दार को बुलाकर शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? आपने अभी तक जो शराब लाइसेंस स्कैंडल था उसके अंदर आपने बुज़दार साहब को एक दफा चाय पिलाने के बाद दोबारा चाय पिलाने तक के लिए जो है वो बुलाना मुनासिब नहीं किया। और ये जो बाकी अब केसेस है नैब के अंदर, ये खुलेंगे तो सही, आपको ये मालूम होगा और होना भी चाहिए कि ये हुकूमतें जब जाती हैं फाइलें तब खुलती हैं और तब केस सामने आते हैं, लेकिन इनके तो बहुत सारी फाइलें और केस आज अभी से सामने आ चुके हैं। सो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो एक वॉच यकीनन मीडिया ने भी रखी हुई है, और मैं भी कुछ चीज़ें मेरे पास अनसर्टिफाइड हैं और मैं वो अनसर्टिफाइड चीज़ें अभी बताना नहीं चाहती, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बहुत सारी फिर से एक सर्टिफाइड चीज़ें जो है वो आपके सामने ज़रूर पेश करूंगी। और ये जो उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस साहब जो है, ये जो कारनामे जो है वो उनके इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, उनको इंशाल्लाह अवाम के सामने ज़रूर लाऊंगी। ये बताइएगा कि आप आज साथियों की बात कर रही हैं, तो आपकी जमात की जानिब से एक पंजाब असम्बली में
मंगल के रोज एक इस्तेकाक बिल लाया गया जिसका तौर पर मंजूर किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? बाकी साहब मुसल्लिक नून एज ए जमात उस मौकफ की हामी है, आप उस पर स्टैंड करती हैं, क्या कहेंगी? और शामिल जमात थे ये इशू है। देखिए, आप कह रही हैं कि साफी जो है इन चीजों को पॉइंट आउट करें जी, हम जरूर करते। अगर आज से 4 दिन पहले आप और उस्मान बुज़दार एक ना हो गए होते तो आपने और उस्मान बुज़दार की पार्टी ने इकट्ठे मिलकर एक बिल पेश किया, इस्तेकाक बिल नाम नेहाद, और उसे मंजूर किया, जिसमें जो जर्नलिस्ट स्पेसिफिक है उसमें कहा गया कि ये जो भी अगर ऐसा कोई रिपोर्ट करते हैं जिसे डेरोगेटरी समझा जाता है, आप उसे अपनी अदालत लगाकर उसे सजा देंगे, 6 माह तक कैद की सजा देंगे। इस किस्म के कवानीन जहां एक तरफ मियां नवाज शरीफ हमद भी तो गोली लगती है तो उनके घर पहुंचते हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो भी सहाफी ब्लॉगर के घर पहुंचते हैं, तमाम क़यादत आपकी आज़ादी सहाफ़त की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट में अपनी जो सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके साथ मिलकर सहाफियों के जर्नलिस्ट स्पेसिफिक एक बिल जो है वो आप पास करते हैं। आपकी क्या पोजीशन है इस हवाले से बताएं? क्या आप इस बिल के साथ PMLN इस बिल के साथ खड़ी हैं? जी, मैं इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती सिवाय इसके कि मैं शर्मिंदा हूँ, और हम PMLN एज अ पार्टी हम कतई तौर पर ना सहाफ़ियों पर किसी किस्म की किसी पाबंदी, ना किसी किस्म की फैक्ट्स को सामने लाने के ऊपर जो है वो इस किस्म के किसी बिल की हमायत ना कर सकते हैं ना करेंगे। ये एक कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ और इसमें मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती। हमें वो बिल नहीं दिया गया, हमने वो बिल नहीं पढ़ा। आपको मालूम है कि स्टैंडिंग कमेटियां नहीं है पंजाब असम्बली के अंदर। पंजाब असम्बली में स्पीकर साहब स्पेशल कमेटियां बनाते हैं और स्पेशल कमेटियों के जरिए जो है वो बिल्स पास हो रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इस स्पेशल कमेटी के अंदर जो है वो यकीनन हमारे भी मेंबर मौजूद थे, और लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो शायद उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे जिसमें ये बिल जो है, एक ही मीटिंग हुई है उसमें ये बिल को बगैर डेलिब्रेशन के, बगैर देखे बुझे जो है वो उसको कर दिया गया। और मैं हमेशा, मेरी ये आदत रही है कि मेरे सामने जब टेबल पे कोई चीज़ रखी जाती है, जब हाउस में हम जाते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कि वो क्या है। इवन क्वेश्चन मैं ज़रूर देखती हूँ किस किस का क्वेश्चन है। मेरे सामने जिस सीट पे मैं बैठी थी मेरे पास वो बिल भी मौजूद नहीं था, मैंने वो बिल देखा ही नहीं। जब हम बाहर निकले और पता चला कि ये क्या है, उसके बाद जो है वो यकीनन इसके ऊपर स्पीकर साहब जो हैं उनको भी देखना पड़ा। कल मैंने देखा गवर्नर सरवर जो हैं उन्होंने भी, और ये प्राइवेट मेंबर बिल था जिसको मुख्तलिफ पार्टियों से एक एक बंदा लेके इसको एक जॉइंट बिल जो है उसकी शक्ल दी गई थी। इस पूरी जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं, और मेरी खुद PMLN का और हमारा मुतालबा है कि जो ये मुतनाज़ा शिकें हैं ख़ास तौर पर जिसके अंदर सहाफ़ियों के बारे में जो है वो इस किस्म की, इसके ऊपर बहुत सारी और बातें हैं एज ए लॉयर जो मैंने देखी हैं, जो जस्टिशियल जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई है, ये राइट्स शायद नहीं दिए जा सकते कानून के तहत। सो इसके ऊपर ये अब हमने देखा है, और इसके ऊपर यकीनन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यकीनन इसको विड्रॉ किया जाएगा, इसको विड्रॉ करना चाहिए। और ये इसके ऊपर किसी भी आज़ादी राय के ऊपर और सहाफ़ी बरादरी के ऊपर किसी भी किस्म की कतरन को PMLN कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। ये कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ है और बड़ा बदकिस्मती से बहुत बुरा कन्फ्यूजन हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए कि आपने स्टैंडिंग कमेटी को बायकॉट कर रखा है, तो क्या जुडिशियल कमेटी का हिस्सा बनेगी PMLN, या उसका भी बायकॉट करेगी? और दूसरा चीज आपने कौन सी जुडिशियल कमीशन? ये इस बिल के तहत ये बन नहीं सकता गौर साहब, मेरा ख्याल है ये भी वापस होगा, ये बन नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी जितने लॉयर से या मैंने जो थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की है, ऐसी कोई इख्तियार स्पीकर साहब के पास नहीं हो सकता। सो इसके ऊपर बात करेंगे, यकीनन स्पीकर साहब के साथ बैठेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो इस तरह की शिकें हैं इनको यकीनन ओमिट होना चाहिए इसके अंदर जी। मेरी बात ज़ाती तौर पर मलिक साहब से नहीं हो सकी, यकीनन उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। मैं नहीं समझती कि मलिक अहमद खान साहब अगर वहाँ मौजूद होते तो वो इस तरह से बगैर पढ़े ये बिल जो है वो आगे जाने देते और ये होता, तो यकीनन उनसे बात जरूर करेंगे, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेंगे। नहीं, वो मीटिंग में थे या नहीं, ये तो पता करने की जरूरत है ना। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने कहा ना, मैंने यहाँ तक कंसीड किया कि बिल्कुल वो मूवर थे, लेकिन वो उस वक्त मौजूद थे नहीं थे, उन्होंने अपनी कोई इनपुट दी थी। देखिए ये क्या कमेटी के अंदर यूनानिमसली पास हुआ है,
कमेटी के अंदर अक्सरियत से पास हुआ है, कैसे पास हुआ है, ये मलिक साहब से इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये जहां तक जो फैक्ट ये है कि मैंने जैसे कहा कि मैं इसके ऊपर हम अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इसको इंशाल्लाह ताला जरूर आपके साथ मिलके इसको वापस लेंगे। इसको ये कतई तौर पर ऐसा बिल आगे नहीं जा सकता। पहले बात ही होती है ना जी, बात तो कर वो जो स्पेशल कमेटी है उसका इजलास जो है बाज़ाब्ता नहीं हो सका, सब कॉल नोटिस हुआ। यस। और पंजाब असेंबली के एक अफसर ने जाली रिपोर्ट बनाई है, कहा ये जाली, यही मैं कह रही हूँ, यही मैं कह रही हूँ, कार्रवाई हो सकती है, ये बिल्कुल होगी। और अगर ये फैक्ट्स हम तक भी पहुंचे हैं कि बाकायदा मीटिंग नहीं थी, कॉल अप नोटिस करके ये जो है ये खुद ही किस तरह से बिल पास हो गया, और इसके ऊपर यकीनन स्पीकर साहब से बात करेंगे कि ये जो चोर दरवाजों के जरिए जो आने वाले बिल हैं, आपको मालूम है एक इससे पहले भी एक मजहबी नौयत का एक कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो पहले भी पास हुआ था, वो भी बिल किसी ने ना देखा ना किसी को पता चला और वो पास हो गया। सो ये हमारी गलती है और हमें इसको विजिलेंटली देखना है। ये क्लियर करें कि मलिक अहमद खान इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, 2-3 मरतबा असेंबली में आ चुके हैं, आप भी आ चुकी हैं। इस बिल पर आप कहती हैं कि जो मैंने अभी तक सुना जी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमी हम कह रही जी, लेकिन इतनी संगीन मिसअंडरस्टैंडिंग पर अभी तक आपकी जमात ने मलिक अहमद खान जो कि साबिक वज़ीर आला के तर्जुमान भी थे, उन्हें कोई शोकॉज नोटिस जारी किया है कि मलिक साहब इस तरह आ गया ही है। आप खुद कहती हैं कि मौजूदा दौर और आज से 10 साल पुराना दौर सहाफ़ियों पर और आज़ाद सहाफ़त पर शबून मारी गई, और मरियम नवाज भी सहाफ़त, और आप तो एक यूट्यूबर के घर पहुंच गए, आपके लीडर असदुर के घर पहुंच गए। जी जी। इस मौके पर क्या कोई अभी तक शोकॉज नोटिस मलिक अहमद खान को नहीं दिया गया कि प्राइवेटली भी उन्होंने किस तरह ये मूव किया जिसमें तमाम तर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं सीधा उनकी गर्दनों में फंदा फिट कर रहे हैं वो? जी, मैं गुजारिश करती हूँ कि मैंने कहा कि हमारी इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मलिक अहमद खान साहब उस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थे। ये एक मैनेज किस्म की मीटिंग हुई है, एक कॉल अप नोटिस के जरिए, और एक अजीब फेक किस्म की रिपोर्ट खुद असम्बली के किसी मुलाजिम ने बनाई है। और ये वो बातें हैं जो हमें स्पीकर साहब के साथ उठानी हैं, और स्पीकर साहब के साथ उनको ये गुजारिश करनी है कि जिस जगह पर, जिन असम्बलियों के अंदर ऑपोजिशन और स्टैंडिंग कमेटियां नहीं होती, वहां पर ये हाल होता है। वहां पर फिर पिक एंड चूज वाले जो है वो लॉज बनते हैं और इसी तरह मर्जी की जो है वो रिपोर्टें बनाई जाती हैं। इसका जो है वो ये बदकिस्मती है पंजाब असम्बली की और इस पंजाब के सूबे की कि इस ये जो वसीर मकरम प्लस वाली हुकूमत है, इसने जहां बेड़ा गर्क बाकी इदारों का किया, वहां पंजाब असम्बली का भी बेड़ा गर्क हुआ है। और ये पंजाब असम्बली में जो आपके पार्लिमानी लीडर है, ऑपोजिशन लीडर भी हैं, क्या वो मीडिया को अपनी जमात की स्टैंडिंग पोजीशन से? मेरी कल बात हुई जी, मेरी कल हमजा शहबाज शरीफ साहब से, सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी हमजा शहबाज शरीफ साहब से कल खुद इस टॉपिक पे बात हुई और वो खुद बहुत हैरान और परेशान थे कि इस किस्म का बिल जो ये बिल पास कैसे हो गया असम्बली के अंदर से। और वो उन्होंने अच्छा मैडम, उसमें इधर से एक सवाल ले लें। सर मैं बात पूरी कर, इधर से सवाल ले लें। मैडम ये बताइएगा, पिछली असेंबली में वो 33 थे, एक में ये असेंबली का ही सवाल है, पिछली असेंबली में वो 33 थे सिर्फ अपोजिशन वाले और आपको सुकून से नहीं बैठने देते थे, आपकी तादाद 170 के करीब है। ये बताइएगा ऐसी क्या मजबूरी है हमजा शहबाज की और आप लोगों की कि आपने चौधरी परवेज इलाही से मैच इस तरह का फिक्स कर लिया है, आप पर पाबंदी लगा दी जाती है कि हमजा तकरीर इसी सूरत में करेगा चौधरी साहब की जानिब से। हमें इजराइल ने बताया कि उस्मा बुखारी अगर पूरे बजट में खामोश नहीं, फिर मलिक अहमद खान का आप खुलकर उनका नाम नहीं लेने से कतरा रही हैं, कोई नोटिस की बात नहीं कर रही, तो ऐसा लग रहा है कि चौधरी परवेज के हाथ आप लोग ब्लैक में रोकर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं करेंगे। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, किसी सीनियर की जो अब मेरे वोट से नहीं बने हैं स्पीकर साहब को वोट मैंने नहीं डाला था, स्पीकर साहब को गवर्नमेंट ने स्पीकर बनाया है और जिसको वो गालियां देते रहे उनको उन्होंने अगर स्पीकर बना के जो है वो कस्टोडियन है हाउस को। देखिए फिर किताब गर्दी हुई थी ना, आपने देखा, फिर टिट फॉर टैट हुआ, किताब गर्दी हुई तो उसके बाद जो है वो पहले 3 दिन ही हमें मसल्स दिखाते रहे नेशनल असेंबली के अंदर, उसके बाद इनको हमारे साथ बैठना पड़ा ये हाउस को चलाने के लिए। और ये स्पीकर साहब की एक वो थी, जब ये सब हुआ नेशनल असेंबली के अंदर, तो उनका ये इंटरेस्ट था और उनकी ये ख्वाहिश थी
कि जी हालात को स्मूथली चलना चाहिए, हाउस को चलना चाहिए। हाउस का चलना यकीनन अपोजिशन के भी फ़ायदे में है और हुकूमत के फ़ायदे में भी होता है। सो इसको किसी तरह की कोई ढील कह देना और उस बार बुखारी तकरीर नहीं करेगी, ऐसी कोई बात मैंने अपनी मर्जी से तकरीर नहीं की। मैं पिछले 3 साल से तकरीर नहीं कर रही और इन्हीं रवैयों की वजह से मैं पंजाब असम्बली के अंदर तकरीर नहीं करती। मैं पंजाब असम्बली के अंदर किसी मामलात में पार्टिसिपेट नहीं करती, चूंकि मैं महसूस करती हूँ कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर बात करना अपनी बात का खोने के मुतरादिफ है। जाहिद साहब, आप ये बताएं कि मलक मोहम्मद खान जो है वो आपकी पार्टी के रुकन है, PMLN कब तक ये वाजे करेगी, डिनाउंस करेगी कि वो उनका हिस्सा नहीं है, वो आप उनको नहीं मानते, उनका जो भी एक्ट है, और अगर उन्होंने ऐसा कोई डेलिबरेट एक्ट किया और आप लोग ये समझते हैं, हमारा नहीं ख्याल कि ये इसमें वी हैव नो रीजन टू बिलीव एट दिस कि आप कितने आज़ादी साथ जो है वो स्पीच करते हैं, तो जहाँ पता चलेगा कि वो कितना किस हद तक है और किस तरह का एक्शन आपकी तरफ से जो है वो सामने आता है। क्योंकि अगर तो आप आज़ादी साथ को बिलीव करते हैं तो अब तक PMLN को जो है इस पर कोई एक्शन नजर आ जाना चाहिए ताकि आपने मलिक अहमद खान के खिलाफ क्या एक्शन लिया। इसमें 2 चीज़ें हैं। आपकी पार्टी का मौक़िफ़, आपकी पार्टी की जो क़यादत है वो अपनी पोजीशन कब तक इवन शहबाज शरीफ साहब जो सदर होंगे वो आप कब तक वाज़े कर देंगे ताकि उसके बाद फिर साफ़ी बरादरी जो है वो अपने को लाया? जी बहुत जल्द। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जाहिर साहब ये है कि आप जो बार बार जो आपकी राय और वो है कि अहमद खान साहब जो हैं उनके बारे में कोई एक्शन लिया जाए, वो किया जाए, तो अहमद खान साहब को मैं आज भी अभी उनसे बात भी करूंगी कि उनको खुद सामने आकर अपनी जो है पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और बहुत जल्द आज ही शायद मैं भी आज ही पार्टी की तरफ से, मैं भी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ, जाहिद चौधरी साहब, मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं खुद मैंने माजरत भी की है और मैं इस बात का इयादा भी कर रही हूँ और मैंने फैक्ट्स आपके आने से पहले भी जाहिद चौधरी साहब बयान किए कि ये हमारे नॉलेज में बिल्कुल नहीं था। ये बिल हमें ना ये बिल प्रोवाइड किया गया, ना हम में से किसी ने पढ़ा, ना हमने ये बिल देखा। ये बिल पास होने के बाद हमें पता चला है कि ये हो क्या गया है। और मैंने उसके पहले आपके आने से पहले मैंने कहा कि ना कोई जस्टिफिकेशन है और मैंने बात माजरत से शुरू की थी अगर आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, और मैं अब भी ये कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादती हुई है, ये नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह आज ही शायद जो है वो आपको बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो है वो पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी और एक पॉलिसी भी जो है वो आज सामने आ जाएगी। जी हो जाएगी, जी आज हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।